साउंड जा रहा है। अरे हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूथ अचीवमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एडीओ एग्जाम के लिए या बिहार एसआई, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, टीआरई 4 सारे एग्जाम में ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। और उसमें ज्योग्राफी के जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें हम लोग कुछ चैप्टर पढ़े हैं। 4-5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें 3 टॉपिक होगा: भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। तो इससे रिलेटेड कुछ आज का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग इस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर समय आज बचेगा तो आज ही प्रैक्टिस हो जाएगा और नहीं तो कल भी होगा। ठीक है, कल हो सकता है। आज हम लोग केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भूकंप ये सब क्यों आता है, भूकंप ज्वालामुखी क्यों आता है, कल के क्लास से क्लियर हुआ होगा। जो प्लेट हैं, जो स्थल मंडल के प्लेट हैं, वो प्लेट क्या होती है, गति करती है। तो कई बार टकरा जाती है एक दूसरे से, कई बार दूर हटती है। तो इन सब से क्या हलचल उत्पन्न होता है, भूकंप होता है। जब टकराती है तो क्या होता है, पहाड़ वहाड़ सब बनता है, ज्वालामुखी निकलता है। बताए थे ना कल। तो कल सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था इस पर। आज हम लोग स्पेस भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है जो परीक्षा में आपसे पूछेगा। तो भूकंप के बारे में हमको क्या याद रखना है, बस इतना ध्यान दीजिए। भूकंप के बारे में देखिए, ये तो हम लोग पढ़े ही थे इसके बारे में। आइए थोड़ा सा और जल्दी से देख लेते हैं। तो भूकंप क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह है उसमें अचानक जब कंपन शुरू होता है तो उस चीज को क्या कहते हैं, भूकंप। भूकंप कभी आप लोग फेस किए हैं, भूकंप के झटके फेस किए हैं ना, 15 में किए हो। इधर कभी नहीं आया, अभी आया तो था, आया था ना कोरोना में, उससे भी थोड़ा पहले आया था शायद। हम्म। नेपाल वाला के कुछ भाग यहाँ पे आ गया था ना। तो कभी ऐसा बड़ा भूकंप नहीं देखे, एक बार हुआ था। अब समय साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार जो भूकंप पूरा महसूस हुआ था कि पूरा मतलब डोल गया था। ठीक है, तो वो सब ये जो प्लेट हम लोग कल देख रहे थे ना, ये सब इन्हीं लोगों का खुरापाती है ये सब। ठीक है, प्लेट गति करता रह रहा है और हम लोगों को डराता रहता है। अभी अफगानिस्तान में आया था, म्यांमार जो थाईलैंड में आया था, वो देखे थे ऊपर छत उत का वीडियो सब देख रहे थे कैसे पानी सब नीचे गिर रहा है। तो भूकंप जो है बहुत खतरनाक चीज होता है। इसे एक्चुअली ये सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होता है, जहाँ जहाँ ज्यादा बिल्डिंगे हैं। ठीक है, हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लिए हैं, लेकिन उस बिल्डिंग की मजबूती नहीं है, उस बिल्डिंग की मजबूती नहीं है, या उसको हम भूकंप के रोधी नहीं बना पाए हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं तो क्या टूट के गिरेगा नीचे। ठीक है, तो ये सब चीजें होता है भूकंप से। तो भूकंप विनाशकारी होता है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है। तो भूकंप कंपन है जो स्थल मंडल, स्थल मंडल कह रहे हैं, तो समझ में आ रहा है बात, किसका बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है। जो हम पढ़े थे कि ये जो है भूपर्पटी मेंटल, इसके कुछ भाग मिलाकर बनता है ना, इसका जो कुछ भाग है उसको मिलाकर बनता है। स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के, एनर्जी अचानक से रिलीज होता है, एनर्जी अचानक से रिलीज होता है। और वो एनर्जी के कारण क्या होता है, जो भूकंपीय तरंगों से होता है, मतलब जो एनर्जी निकल रहा है वो किस रूप में बाहर निकल रहा है, तरंगे के रूप में, वेव के रूप में। वेव चलता है ना ऐसे ऐसे, उस रूप में बाहर निकलता है। अब जो है यहाँ पे कुछ टर्म है, कुछ शब्दावलियां हैं जिनसे परीक्षा में सवाल पूछा है और आप लोग के भी एग्जाम में पूछेगा। देखिए, पहला है भूकंप मूल, ये याद रखिएगा, या अवकेंद्र, एकदम नाम याद रखिएगा क्या है। इसे हम लोग फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ये वो स्थान होता है
पृथ्वी के अंदर जहां भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जहां से भूकंप शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, फोकस क्या होता है, भूकंप मूल क्या होता है, तो जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उस पॉइंट को, धरती के अंदर अगर कोई पॉइंट है यहां से भूकंप उत्पन्न होता है, तो जहां शुरुआत हुआ है उसे हम लोग सेंटर क्या बोलते हैं, ये आपका भूकंप मूल बोलते हैं। अब यहाँ अंदर हुआ, हम लोग है धरती के ऊपर यहाँ पे, जैसे उत्पन्न होता है यहां से अब तरंगे क्या होगी, बाहर निकलेगी, तरंगे क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब बाहर निकले तब हम लोग को यहाँ पे ऊपर आएगा तो महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। तो जहां उत्पन्न हो रहा है, जिस बिंदु पर पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु पर भूकंपीय जो ऊर्जा है मुक्त हो रहा है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस बताइए, फोकस कहेंगे, हाइपोसेंटर कहेंगे, या भूकंप मूल कहेंगे। ये वर्ड ज्यादा फेमस है, भूकंप मूल। दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे हर परीक्षा में सवाल पूछा है। अब जब भी ज्योग्राफी का कोई किताब उठाइएगा क्वेश्चन वाला, उसमें ये मिलेगा ही मिलेगा, भूकंप से अगर क्वेश्चन आया होगा तो ये मिलता ही मिलता है। जिसे क्या कहा गया है, अधिकेंद्र, क्या कहा गया है, या एपी सेंटर, एपी सेंटर, ठीक है। तो एपी सेंटर क्या होता है, तो अभी आपको फिगर बताए थे ना, यहां भूकंप उत्पन्न हुआ और ऐसे ही ये बाहर निकल रहा है, भूकंपीय तरंग के रूप में ये ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो सबसे पहले जहां उत्पन्न हुआ है इसके जस्ट ऊपर ही महसूस होता है, ठीक है। ये जहां से शुरू होकर जा रहा है इसके जस्ट ऊपर यहां पर ये महसूस होता है, और उसके बाद या इधर के लोगों को, इधर के लोगों को महसूस होगा। तो एकदम 90 डिग्री लंबवत ऊपर जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है, जहां भूकंप सबसे पहले धरती पर महसूस होता है, धरती पर महसूस होता है, उस बिंदु को, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर कहते हैं, जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है। और वो एकदम उससे लंबवत दूरी होता है, एकदम खड़ा दूरी होता है। ये नहीं कि ये यहां भी महसूस होगा, यहां भी महसूस होगा, यहां भी होगा, ये होगा, ये सब जगह महसूस है, लेकिन इस सब को हम एपी सेंटर नहीं कहेंगे। जो लंबवत दूरी है ठीक उसके ऊपर, उसको कहते हैं एपी सेंटर। क्लियर हुआ। तो भूकंप मूल जहां पर भूकंप उत्पन्न हो रहा है, अब भूकंप एपी सेंटर अधिक के अंदर जहां पर भूकंप हमको सबसे पहले महसूस हो रहा है, वो मतलब लंबवत दूरी। तो यहां पर लिखा भी है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप मूल के ठीक ऊपर, जहां भूकंप उत्पन्न हुआ है उसके ठीक ऊपर वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले क्या करती है, पहुंचेगी। तो सबसे पहले पहुंचेगी तो वहां महसूस भी सबसे पहले होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखिए पूरा भूकंप में, और कुछ याद नहीं रखिए एग्जाम के लिए। है तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, तो हम बहुत पढ़ा देंगे इसमें, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये 2 चीज याद रखना, फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, इससे सवाल बना है, तो ये वीवीआई पॉइंट होता है, ये वीवीआई पॉइंट है। उसके बाद से भूकंपीय तरंग है, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। तो भूकंप से रिलेटेड आपको कुछ चीज पढ़ के परीक्षा में जाना है और रिवीजन करना है फास्ट में, तो ये 3 चीज पढ़ कर चले जाइएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे परीक्षा में। अब आइए, तो कुछ हम फिगर भी दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि धरती है, उसके अंदर यहां पर उत्पन्न हुआ है, यहां पर भूकंप मूल है, तो इसको क्या कहेंगे, फोकस, क्या कहेंगे, फोकस। लेकिन तरंग जो है इसके रूप में बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलते ही सबसे पहले ये पहुंचेगा इस धरती पर यहां पे, तो ये इससे क्या कहलाएगा, एपी सेंटर कहलाएगा, एपी सेंटर कहलाएगा, या इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। तो फोकस मतलब कि भूकंप मूल, और एपी सेंटर समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आपको यहां से 2 चीजें समझना है। अब बाकी तो भूकंपीय तरंग, अच्छा यहां पर थोड़ा सा कुछ है। अब भूकंप को मापते किससे है, तो भूकंप मापने के लिए जो मशीन होता है उसका क्या नाम होता है, सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने के यंत्र क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला उपकरण है ये। अब ये जो सिस्मोग्राफ है ये 2 प्रकार का होता है, 2 तरह का स्केल होता है जिस पर मापा जाता है। एक है रिक्टर स्केल, जो सबसे फेमस है। आपको सोचते हैं कि 7.5 या 5.4 का तीव्रता का भूकंप आया है, या 4.5 तीव्रता का आया है, तो सब हम रिक्टर स्केल पर ही मापते हैं। रिक्टर स्केल चूंकि वैज्ञानिक के नाम पर ही, जिन्होंने इसको बनाया उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया रिक्टर स्केल, ठीक है। ये किसको मापता है, मैग्नीट्यूड को मापता है, परिमाण को मापता है। इसमें 1 से लेकर 10 तक स्केल होता है, 1 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है। और सबसे अधिक अभी यही प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा एक और होगा मार्केली स्केल। 2 स्केल इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये मार्केली स्केल है। ये तीव्रता को मापता है। ये किसको माप रहा है? रिक्टर स्केल किसको मापता है? ये 1 से लेकर 10 तक होता है, तो ये लेकर 1 से लेकर 12 तक होता है। 1 से लेकर एक्चुअली देखिए, इसमें ये जो होता है ना, ये देखता है कि विनाश कितना हुआ है। ये जो होता है उस चीज पर मापता है। ये जो है ना, वेव का मैग्नीट्यूड मापता है कि कितना मतलब बड़ा, ये मतलब कितना गहन ये क्या था, भूकंप आया था रिक्टर स्केल पे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये एक्चुअली ये एक तरह से क्या कर सकते, विनाश को मापता है कि कितना विनाश क्षति हुआ है धरती पे, उसको लेकर मापता है। तो इसलिए इसको उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये अब कोई कहे ज्यादा हुआ है, कोई कहे कम हुआ है, इसका तो कोई पैमाना है नहीं कितना विनाश हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कहीं किसी ऐसे एरिया में, रेगिस्तान में भूकंप आया, वहां घर द्वार है ही नहीं, कोई जमीनों में कोई मकान वकान बनाया ही नहीं है, तो वहां ज्यादा भी भूकंप आएगा तो वहां नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी ऐसे क्षेत्र में, किसी ऐसे देश में आ जाए जहां पर ज्यादा घनी आबादी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऐसे ही कच्चा बिल्डिंग बना लिया गया है, और वहां भूकंप आएगा थोड़ा सा भी तो पूरा गिरेगा, सब लोग मर जाएगा। तो ये जो है विनाश को एक तरह से मापता है कि कितना विनाश हुआ है, उस हिसाब से। ये सब्जेक्टिव स्किल है। कोई कह सकता है ज्यादा हुआ है, कोई कह सकता है कम हुआ है। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको जस्ट बता दिया गया कि मतलब क्या है, 2 स्केल होता है, पर लेकिन ये कहां से कहां तक मापता है? इसमें जो स्केल होता है 1 से 12 तक होता है। इसमें जो मार्केली में रिक्टर स्केल में होता है वो 1 से 11 तक। ऑप्शन में पूछा कि ये किसको मापता है? तीव्रता को मापता है। ये किसको मापता है? एक तरह से ये विनाश को भी मापता है। ये किसको मापता है? विनाश। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे। ये मशीन दिखाई दे रहा है, ये रिक्टर स्केल। ठीक है, ये इसी पर जब भूकंप आता है तो आप लोग फिगर देखते होंगे कि पेपर पर छपता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे देखे हो ना ऐसे, तो वो यहीं पे वो मापता है इस चीज को। ये है भूकंप मापने वाला यंत्र, रिक्टर स्केल। तो 2 पैमाना है, ये चीज है। अब देखिए, जो भूकंपीय तरंग है, एक हम लोग पढ़े भूकंप मूल, दूसरा पढ़े मतलब अधिकेंद्र, इंग्लिश में बोले तो पहला फोकस, दूसरा एपी सेंटर, और तीसरा पढ़ रहे थे भूकंपीय तरंग, सिस्मिक वेव। तो सिस्मिक तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। 3 तरह का होते, 3 तरह के यहाँ पर दिखाया गया होगा सिस्मिक वेव को। आप लोग इससे ज्यादा पढ़ लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया गया खाली। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे तेज गति चलती है, ये ठोस, तरल और द्रव गैस, यहाँ पर हाँ तीनों में चलता है। और ये है, ये केवल किस में चलता है? ठोस में। इसके बाद एस पहुंचता है, और इस सब के पहुंचने के सबसे लास्ट में कौन होता है? एल तरंग होती है, सरफेस वेव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सरफेस वेव। और तीनों में सबसे घातक कौन होता है? तो एल वेव ही होता है, या सरफेस वेव होता है, धरातलीय तरंग होता है। धरातलीय तरंग ये सबसे खतरनाक होता है। इससे ज्यादा मतलब विनाश होना ज्यादा होता है, बिल्डिंग ज्यादा गिरती है? हाँ, इसका स्पीड कम होता है, और लेकिन इसका जो धीरे धीरे होता है तो ज्यादा देर तक क्या करता है, चीजों को हिलाता है, सेक करता है, तो इसलिए इससे ज्यादा विनाश होता है। तो ये है हमारा भूकंप। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए। अच्छा, भूकंप कहाँ कहाँ आएगा? अब आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइए। प्लेट के हिसाब से, जो प्लेट हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भूकंप ऑटोमेटिक कहीं नहीं आएगा। जहां 2 प्लेट आपस में जुड़ रहा होगा, जहां 2 प्लेट आपस में या तो टकरा रहा होगा या तो दूर जा रहा होगा। मान लीजिए कि ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों इधर आ रहा है, गति ऐसे कर रहा है, तो कुछ समय के बाद अगर टकराएगा तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनेगा, यहाँ पे फिर या तो ये कंडीशन हो सकता है कि यहां से ये 2 है और यहां से टूट के अलग हो रहा है। ठीक है, या 2 ऐसे हैं जो यहां पे दोनों सटे हुए हैं और यहीं ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो अगर दूर दूर रहकर गति करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मतलब क्या है, अगर दोनों संपर्क में आ जाएगा, सट जाएगा, तब गति करे, घर्षण करेगा, तो हलचल उत्पन्न होगा। इससे भी हलचल उत्पन्न होगा,
इससे भी हलचल उत्पन्न होगा। तो पूरे विश्व में जहां जहां ये सब बाउंड्री है ना प्लेट वाला, वहां वहां भूकंप होगा, वहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। तब सोच बताइए कहाँ कहाँ प्लेट है। तो जैसे अपना हिमालय वाला रीजन हो गया, देखते हैं ना कितना भूकंप आता रहता है, वो भूकंप के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, ज्यादातर पहाड़ वहाड़ है, तो हमेशा पहाड़ वहाड़ गिरता रहता है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, देखे ना वो सब एरिया बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर जो प्रायद्वीपीय भारत का जो नीचे वाला प्लेट है, दिखाई था ना जो नीचे से उड़ के गया था वहां पे, तो वो अभी नीचे जा ही रहा है। ठीक है, तो वहां पर दो प्लेटों की सीमा है, बाउंड्री है, तो वहां उस एरिया में भूकंप आएगा ही आएगा। ठीक है, और भी जहां जहां ऐसे दो प्लेट आपस में आकर जुड़ रहा है, मिल रहा है या हट रहा है, वहां पर क्या होगा, भूकंप आएगा ही आएगा। तो सब जगह नहीं आएगा, उस जगह पर आता है। वैसे ही एक क्षेत्र है जिसका नाम दिया गया है, मतलब वैश्विक वितरण, मतलब कहाँ कहाँ भूकंप आता है। तो एक एरिया है यहाँ पर देखिए, परिप्रशांत भूकंपीय पेटी। अब प्रशांत महासागर वाला प्लेट देखे थे, सबसे बड़ा प्लेट है वो। ठीक है, तो मतलब सबसे नहीं, मतलब बड़ा प्लेट कह सकते हैं अभी तक, कि जितना है उसमें सबसे बड़ा प्लेट है वो। और वो जो है यहाँ पे, हाँ, परी का मतलब क्या होता है, चारों ओर, परी का मतलब चारों ओर। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, प्रशांत महासागर के जो प्लेट है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, वहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है जो बहुत फेमस है, ये बहुत वीवीआई है, जितना वीवीआई इसको कहा जाए उतना कम है ये। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर कहां पे है, किस लोकेशन में है, तो प्रशांत महासागर के किनारों पे, प्रशांत महासागर की जो बाउंड्री है उसके किनारों पे है। विश्व के लगभग 80-81% भूकंप कहाँ आते हैं, वहीं पे आते हैं। भूकंप जानते हैं कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, कहा जाता है ना, जापान में हमेशा भूकंप आता है, बहुत ज्यादा भूकंप आता है। तो जापान भी कहाँ है दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा भूकंप कहीं आएगा तो कहाँ आता है, जापान में। तो जापान कहाँ है, इसी रिंग ऑफ फायर के बेल्ट में है वो। ठीक है, इसका फिगर भी है। इसके अलावा यहाँ पे भी है मध्य महाद्वीपीय प्लेट, इसमें हिमालय, भूमध्य सागर आदि शामिल है, जहां पर 17% भूकंप आते हैं। तो जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है वहां भी भूकंप आता है, फिर हिमालय वाला रीजन है उसमें भूकंप आता है, और 17% भूकंप यहाँ भी आते हैं। आप ये फिगर देख लीजिए, देखिए फिगर, ये पूरा प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये। ठीक है, पूरा इधर से लेते हुए पकड़े हुए, अब देखिए ये सब जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर आपका जापान ओपान है, हाँ हाँ सब जुड़ा हुआ। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी जुड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट आकर जुड़ा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ है ही, यहाँ प्रशांत, तो ये पूरा किनारा बन रहा है ना, जहाँ जहाँ प्लेट है ये किनारा सब बन रहा है यहाँ पे। फिर ये उठते उठते फिर यहाँ पे आपका फिलीपींस है, फिलीपींस एक प्लेट और प्लेट है यहाँ पे, और देश सब है ही, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, फिलीपींस है, ये सब देश यहीं पर, जापान है, ये सब यहीं पे है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये सब होते 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 ये सब फिर यहाँ पर, ये अलास्का का रीजन है अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो ये सब रीजन जो है अलास्का वाला यहाँ पे सब देख लीजिए, फिर ये रेड वाला सब पूरा दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत यहीं पे है, एंडीज पर्वत जो है पूछता है सबसे क्या होता है, ये लंबा पर्वत है, तो पर्वत श्रृंखला है, तो यहीं पे है। फिर यहाँ भी छोटा छोटा प्लेट है, नजका प्लेट है, यहाँ कोकोस प्लेट है, यहाँ कैरेबियन प्लेट है। तो ये बाउंड्री ही बाउंड्री है, जो प्लेट है उनकी बाउंड्री ही बाउंड्री है। तो इस एरिया में ज्वालामुखी और भूकंप उनका ये हॉट स्पॉट है, ये पूरा ज्वालामुखी सबसे ज्यादा भूकंप इसी सब क्षेत्र में आते हैं। मतलब समझ रहे हो कि 80% भूकंप यहीं आते हैं, और लगभग 60-65% ज्वालामुखी सब इधर है। अभी हम लोग ज्वालामुखी के जब चैप्टर देखेंगे तो नाम बताएंगे, तो आप देखिएगा जापान में ज्वालामुखी मिलेगा आपको, फिर से फिलीपींस में मिलेगा, यहाँ इंडोनेशिया में मिलेगा, फिर यहाँ से अमेरिका में इस वाले रीजन में मिलेगा, फिर इस वाले रीजन में मिलेगा, यहाँ तो और मिलेगा आपको बहुत सारा। ठीक है, जो पेरू है, इक्वाडोर है, ये सब पर बहुत सारा आपको ज्वालामुखी मिलेगा। हाँ, वो वही होगा, ज्वालामुखी है। ये है, अगर आपसे आप मतलब कोई बात करे कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तरह से भूकंपीय पेटी है, भूकंप और ज्वालामुखी का एक बेल्ट है, और सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी इसी बेल्ट में आते हैं।
समझ में आ रहा है ना बात। तो इसी को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, या हिंदी में परिप्रशांत भूकंपीय पेटी, जो कि वहां पे था। जिस नाम से बोले समझ जाना है, इसी को क्या कहता है, रिंग ऑफ फायर। ये चीज, ये क्षेत्र पूछेगा किस चीजों से संबंधित है, तो किससे है, भूकंप और ज्वालामुखी से। किससे है, भूकंप और ज्वालामुखी से। अब आइए, भूकंप वाला हमारे खत्म हो गया चैप्टर। अब हम लोग चल रहे हैं अपने किसमें, सुनामी में। किसमें, सुनामी का चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। अब हम सोचेंगे थोड़ा सा पीपीटी कम करेंगे, अब आपसे लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बैठे बैठे देर देर तक आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो अब ठीक है, लिखते हो तो कॉपी में जब तक नोट, ये व्हाइट वाला पर निकल जा रहा है ना, आप लोग निकलवा के देखे हो कभी, तो व्हाइट वाला पर निकलता है और रंगीन वाला पर नहीं निकलता है, ब्लैक हो जाता है। अच्छा सर, नोट्स आप लोग को नहीं दिए नीचे से, नोट्स आप लोग को दिलवा देते हैं इसका, ठीक है, और उसके बाद इसको हम दे देंगे आप लोगों को, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लिखते रहने से क्या होगा, अपना भी तो हाथ एक्टिव रहता है, ठीक है, तो लिखवाया जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, सुनामी जो है, इससे दो तीन चीज पूछेगा। सबसे पहले कि किस भाषा का शब्द है, देखिए तो ये किस भाषा का शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किसका है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें। लहर ये होता है जो पानी में, समुद्र में उठता है, वही लहर जब आकर तट से यहाँ पे जो देश होता है सब उससे टकराता है तो विनाश करता है आसपास के रीजन में, क्षेत्र में। तो ये देखिए, सागर में, महासागर में उत्पन्न होने वाला विशाल और विनाशकारी लहरें हैं। जब समुद्र में लंबा लंबा लहर देखते हैं ना आप लोग वीडियो वीडियो में, तो वो सब सुनामी लहरें ही होती हैं। लेकिन ये क्या करता है, कई बार ये बहुत घातक होता है, पूरा शहर के शहर आसपास के एरिया को डुबा देता है। तो ये चीज यहाँ पे है। अब बात है कि ये उत्पन्न क्यों हो रहा है सुनामी का, जैसे अगर देखा जाए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती है। अगर ये आएगा तो आसपास के एरिया को समझ लो सारा बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ देगा, और जो लोग भाग पाए नहीं तो खत्म। तो ये बहुत विनाशकारी होता है, इतना लंबे लंबे लहरें होती हैं, ये ऊपर उठती है, कई बार तो कितना दो ताला बिल्डिंग के ऊपर भी उतना ऊंचा ऊंचा हो जाती है, तो भागने वाने का मौका भी बहुत कम मिलता है। तो जो खासकर जो समुद्र तट के किनारे जो शहर होता है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सुनामी से ही सब दिक्कत होता है। अब रिच बात है कि होता ही क्यों है, ये क्यों आता है सुनामी। तो सुनामी आने का कारण है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर समुद्र में कहीं भूकंप आ गया, भूकंप जमीन पर आता है तो बिल्डिंग गिरता है, और जैसे ही अगर समुद्र में भूकंप आएगा, हिलेगी धरती, तो वहां से सुनामी की लहरें उत्पन्न शुरू हो जाती है। तो एक है समुद्री भूकंप, दूसरा है भूस्खलन। अचानक से मान लिया कि कोई चीज वहां से, जमीन अचानक से नीचे धंस गई, तो जब जमीन समुद्र किनारे अगर धंस जाता है कोई चीज वहां पे, तो वो भी दिक्कत है। या समुद्र के अंदर ही कोई पहाड़ वहाड़ होता है जिसे हम लोग कटक कहते हैं, कल बताया था ना कटक। तो जमीन पर है तो पहाड़, अब पानी के अंदर है तो, पानी के अंदर है तो कटक, पानी में डूबा हुआ है तो क्या कहलाएगा, कटक। पहाड़ ही है, ये भी पहाड़ है वो भी पहाड़ है, लेकिन ये पानी के, ये पानी जैसे जमीन पर है, ये आपका पानी हो गया, ये पानी हो गया, और यहाँ कोई पहाड़ है, तो इसे क्या कहेंगे, कटक कहेंगे। क्या कहेंगे, कटक। लेकिन अगर जमीन पर पहाड़ है तो उसे हम लोग पहाड़ कहते हैं। तो ये सब भी कोलैप्स हो गया, ये सब भी गिर गया, या कोई किस तरह का क्या होगा, भूस्खलन हो गया, जमीन का टुकड़ा कोई कट के हट गया कहीं से अचानक से, तो वहां से भी क्या उत्पन्न होता है, सुनामी उत्पन्न होता है। फिर ज्वालामुखी जो है, कल हम लोगों ने मध्य महासागरीय कटक पढ़े थे, कहाँ होता है मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। कल एक वर्ड यूज हुआ था, हम फिगर भी दिखा के बताए थे, मध्य महासागरीय कटक, बताइए।
अटलांटिक महासागर में बताए थे ना, ये पूरा एरिया ही है उसका, अटलांटिक महासागर में पूरा पहाड़ी पहाड़ है पानी के अंदर, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, और ये बंद कैसे रहा है, तो ज्वालामुखी से, क्योंकि उसके नीचे ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, हमेशा ज्वालामुखी का इरप्शन हो रहा है, तो इससे बना हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, समुद्र के पानी के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जब भी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो वहां भूकंप जरूर आएगा, क्योंकि निकलता है ना बहुत तेजी में, तो आगे के आसपास के एरिया पूरा कांपने लगता है, हिलने लगता है। तो अगर पानी के अंदर ये हुआ तो समझ रहे हो ना, एक बार क्या होगा, आ जाएगा। ये सब है। फिर है उल्का पिंड, मूवी देखो ना वो वाला, कि एक आके गिरता है कुछ आसमान से, मूवी मतलब वीडियो बहुत फेमस है वो सब यूट्यूब पर, 2005-10 से ही चल रहा है वो सब वीडियो, कि अब धरती खत्म हो जाएगी। एक उल्का पिंड गिरा पानी में और उससे लहरें उत्पन्न हुई और पूरा शहर का शहर तबाह, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अगर ऊपर से कोई उल्का पिंड सही में गिर गया, मतलब सही में अगर गिर गया तो खत्म कर देगा धरती को। लेकिन अभी तो वैज्ञानिक हमारे पास सब सुविधा है, रॉकेट भेज के, बम भेज के उसको उड़वा दें। तो आज का मतलब ये गिरना तो बहुत मुश्किल है, गिरेगा तो वैज्ञानिक उसको पहले ही हवा में खत्म कर देंगे, ठीक है। अब तो मतलब कि धरती से लाखों करोड़ों दूर से अगर कोई भी वस्तु गुजर रहा है, कोई भी पिंड गुजरता है, तो वैज्ञानिक नजर बनाए रखते हैं कि कहीं धरती की तरफ तो नहीं मुड़ेगा। तो ये चीजें हैं। अभी हाल ही में एक था कुछ पदार्थ, जो जैसे मान लीजिए हमारा सौर मंडल हो गया, मान लीजिए हमारा सौर मंडल, ये हमारा सूर्य हो गया, यहाँ पे सारे ग्रह है, बाकी सब ग्रह है, तो बाहरी से भी कोई पदार्थ इसमें आता है ना, तो साइंटिस्ट नजर रखे रहते हैं और उसको एकदम मतलब फोकस रखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। मान लीजिए हमारा पृथ्वी यहाँ है, यहाँ से भी और कोई निकलता है ना, तो पूरा हल्ला हो जाता है कि चीज धरती से पास से गुजर रहा है, क्योंकि कब इधर मुड़ जाए कोई ठीक नहीं है। तो सब पहले से कैलकुलेशन करके रखते हैं सब, कि मतलब कि इधर मुड़ किधर जाएगा, ये किस साइड में इसका गति होगा, कितना है, कितना बड़ा है, हमेशा ध्यान अब रखा जाता है। क्योंकि साइंटिस्ट क्या किए हैं, साइंस के दम पे बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, टेलीस्कोप लगा के बैठे हुए हैं अंतरिक्ष में, सब यहाँ पर सब रहता है, हबल टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तो ये चीजें हैं। तो उल्का पिंड सब पृथ्वी को टकराना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बड़ा, जैसे आप डायनासोर का नाम सुने ना आप लोग, डायनासोर, तो डायनासोर खत्म क्यों हो गया, हम लोग इंसान के आने से पहले धरती पे डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर के बाद हम लोग को एक नया प्रजाति है इंसान वाला। हम लोग इंसान जो है, चूंकि बंदर के पूर्वज हैं हम लोग, हम लोग का पूर्वज कौन है, बंदर है। बंदर से हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर क्या बने, इंसान इस तरह हुए हैं। क्योंकि बंदर 4 पैरों पे होता है, हम लोग 2 पैरों पे हुए हैं, तो हम लोग बहुत मुश्किल से खड़े हुए हैं। और खड़े होने से क्या हुआ कि 2 हाथ आपका फ्री हो गया। बाकी जानवर क्यों रहते हैं, क्योंकि 4 पैरों पे हैं, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं स्कोप। लेकिन हम लोग भी, चूंकि हमारा जो पूर्वज था वो भी क्या था, बंदर ही था, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या धीरे धीरे कैसा हुआ, जैसे भी हुआ होगा मुझे तो नहीं पता है, हम लोग क्या हुए, जस्ट खड़े हो गए। जब हम लोग खड़े हो गए तो 2 हाथ फ्री हो गया, ठीक है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं 2 हाथ से, ठीक है। तो ये चीजें होने लगा, तो हम लोग खेती करना शुरू कर दिया, आग जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद से मतलब लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, तो हम लोग समझदार होते चले गए। तो मानव की जो जाति है ये समझदार होती चली गई, तो इतनी समझदार हुई पूरा पृथ्वी पर कंट्रोल कर रही है। बाकी कोई शेर कर सकता है, हाथी कर सकती है, हम लोग शक्तिशाली है, लेकिन क्या हाथी को कौन गुलाम बनाता है, हम लोग, इंसान बना रहा है। धरती का कोई ऐसा जानवर है जिसको हम लोग गुलाम नहीं बना सकते हैं, हमसे ताकतवर है हाथी, हमसे कई गुना क्या है, ताकतवर है, हमसे कई गुना जहरीला सब चीज है। लेकिन हम उस कोई जहरीला सांप है उससे काटता है तो उसके लिए सुई भी बना लिए हम लोग। ये किसके वजह से, पढ़ने लिखने की जो हमारी ज्ञान जो है बढ़ता चला गया मानव का, उसके दम पे। तो वही चीज है। तो हम लोग का जो सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन, इंसान जो है सबसे आगे बढ़ा है वो है एजुकेशन। हम लोग को खत्म भी करेगा एजुकेशन, पढ़ाई हम लोग क्या किया है, बनाया है, इस लेवल तक लाया है, और पढ़ाई हम लोग खत्म कर देगा। मतलब धरती से सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, एक दिन होंगे, वो कंफर्म है कि धरती एक दिन तबाह होगा और सभी लोग मर जाएंगे। तब कोई सोचेगा जिस तरह डायनासोर आज विलुप्त हो गया ना, डायनासोर तो कोई देखा नहीं है, खाली हम लोग पढ़े हैं कि डायनासोर होता था। तो हम लोग के बाद जो पीढ़ी आएगी वो भी पढ़ेगी कि इंसान कुछ होते थे, ठीक है।
चीज होता रहता है, क्योंकि डायनासोर के लिए उनके पास क्या था, यही अगर टकराया था, वो उनके पास तो भाई था नहीं सेटेलाइट रॉकेट वॉकेट कि वो सब बच पाए। अचानक से बहुत सारा उल्का पिंड आ गया, पृथ्वी से टकरा गया। पृथ्वी से टकराया तो पूरा मतलब कि समझिए कि महासागर और सागर जितना था सब ये हो गया। अब पूरा आग का गोला, वो बम होता है ना, ऊपर से कोई चीज आके गिर रहा है ना, कोई भी चीज गिरे वो बम होता है हम लोग के लिए, क्योंकि वो जब आता है जलता हुआ पिंड होता है। जब टकराएगा तो भूकंप आएगा, वो सब आएगा, पूरा आग उग फैल जाएगा, समझ रहे हैं आप। समुद्र में गिरेगा तो पूरा सुनामी उनामी सब आ जाएगा, तो पूरा एक तरह से तबाही हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब है प्राकृतिक, नेचुरल बात हो रहा है। ये नेचुरल कारण है, ये प्रकृति के कारण है कि ये ऐसे हो सकता है। लेकिन आज हम इंसान हैं तो प्रकृति के बराबर हम लोग टक्कर दे रहे हैं, तो सुनामी लाना तो हम भी ला सकते हैं, आता भी है। कोई मान लीजिए कि एटम बम का परीक्षण कर लिया समुद्र के अंदर पानी में, ठीक है, कोई देश, वीडियो बहुत सारा है आप देखिएगा, तो परमाणु बम का कोई परीक्षण कर लिया पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो क्या होता है, उससे सुनामी आती है, क्योंकि वहां भी भूकंप होगा, वहां भी क्या होगा, कंपन होगा, कंपन होगा तो पानी क्या तरंग के रूप में बाहर आएगी। तो ये सब चीजें कारण है किसके, सुनामी के। अब एक चीज है, इसको याद रखिएगा, प्रभाव तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये लाइन से पूछेगा सवाल। ये हट नहीं रहा है, देखिए सॉलिंग पर इफेक्ट, ये क्या कर रहा है, देखिए जो गहरे समुद्र है, जो बीच समुद्र नहीं कहते हैं, बीच समुद्र में, वहां पे अगर और गहराई में, अगर सागर महासागर में देखा जाए तो सुनामी की जो लंबाई होती है, लंबाई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सुनामी तरंग होगा, वो तरंग के रूप में चल रहा है, वो तो वेव के रूप में चल रहा है, तो इसकी लंबाई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन लंबाई ज्यादा होगा इस तरह से, एक इस तरह से, तो लंबाई इसका ज्यादा है, इसका लंबाई क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसकी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये जो ऊंचाई होती है ये कम होगी, ठीक है। तो ये चीज यहां पर कहा गया। तो जो गहरे समुद्र में देखिएगा तो ये होता है, ये बीच समुद्र कह लीजिए, बीच समुद्र में देखिएगा तो ये सब होता है। सुनामी तरंग की जो लंबाई होती है, सुनामी तरंग कह सकते हैं, सुनामी तरंग की जो लंबाई होती है ज्यादा होती है, और उसकी ऊंचाई जो होती है, हाइट होती है, वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे जो सुनामी जो है वो तट की तरफ आता है, जैसे मान लीजिए कि मुंबई है, तो यहाँ कोई अरब सागर में कहीं सुनामी उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई बसा है ना, मुंबई है सब, यहाँ पर गोवा हुआ सब है, कर्नाटक है, तो ये तट हो गया, ये क्या हो गया, तट हो गया। यहाँ कोई सुनामी उत्पन्न हुआ है अरब सागर में, तो अरब सागर, तो इसका लंबाई क्या होगा, ज्यादा होगा, और ऊंचाई उसका क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा आगे की तरफ, इधर की तरफ आएगा तट की तरफ, तो क्या होता है, इसका लंबाई में कमी हो जाती है, जो लंबाई जो बढ़ा था ना, लंबाई कम हो जाता है ऐसा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, में वृद्धि होता है, ऊंचाई क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये जब होता है तो इस प्रभाव क्या कहते हैं, स्वेलिंग प्रभाव, और इसलिए तो खतरनाक हो रहा है। जैसे सारा लंबाई इसका बढ़ जा रहा है, इसकी तरंगों की ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, तो यही तो ऊंचाई बढ़ी हुई है, देखिए ऊंचाई कहां था वो, देखिए जैसे तट के पास आया, हम्म, ये तट के पास जैसे आया, तट, यही तट का मतलब यही है, जो समुद्र के पास जो इलाका है उसको तट कहते हैं। जब यहाँ पर आया तो देख रहे इसका हाइट कितना बढ़ गया है, ऊंचाई कितना बढ़ गया है। तो ये चीज होता है, जितना ऊंचाई बढ़ेगा उतना खतरनाक होगा ये, समझ में आ रहा है ना। तो उसी चीज को कहते हैं कि जब अंदर होता है ना तो इसकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र की तरफ आता जाता है इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब जाइएगा, ये कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा सुनामी या सुनामी इन जापान, तो आपको समझ में आएगा, और वो पूरा उसमें वीडियो दिखाता है कैसे कोई चीज कांप रहा है पानी के अंदर की, या कोई हलचल हुआ और वहां से क्या हुआ, भूकंप, सुनामी शुरू हुआ, और तब देखिए कितना विनाशकारी होता है ये। हालांकि अब तो सिस्टम अर्ली इसको पहले ही से मछुआरों को बता दिया था, लोगों को बता दिया जाता है, हमारे पास अब ऐसे ऐसे यंत्र आ गया है, सुनामी मीटर वैसे, जो पहले बताया था कि सुनामी आने वाला है,
तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है अब हर जगह लगा दिया गया है जहां जहां तट है, कि पहले हमको पता चलता है। जब सुनामी आना होता है ना, तो देखिएगा जब भी आप तट पर रहिएगा तो पानी अचानक से बहुत पीछे भाग जाएगा। ये भी एक पहचान होता है। जो लोग बीच वोच पे जाते हैं, ये बीच ही है ना, ये समुद्र के बीच है, तो यहाँ लोग जाते हैं घूमने उमने के लिए। तो जब अगर सुनामी आने वाला होगा तो बहुत तेजी से पानी बहुत दूर तक अंदर चला जाएगा। ऐसा नॉर्मली भी पीछे हटता है, आगे आता है, तो वो चीज नहीं है। जब सुनामी आना होगा, भयंकर सुनामी, तो पानी पहले खींचता है वो पीछे की तरफ, और तब ऊपर से वो दिखाएगा दूर से ही 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से कि चल दिया है वो। स्पीड बहुत ज्यादा होता है, भागने की संभावना बहुत कम होती है। अब दौड़ के कितना भागिएगा, 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर भागिएगा, उतना देर में से पहुंच जाता है। कुछ लोग खड़ा होकर देखते रहते हैं वहां पे कि क्या हो रहा है। उस टाइम भागना होता है वहां से, जितना तेजी में भाग सकते हैं दूर भागिए, ठीक है। हालांकि अब वो सब झंझट नहीं रह गया, पहले ही मतलब वैज्ञानिक क्या करते हैं, अलार्म उलार्म लगा रहता है, सब बेल उल बज जाता है कि भागो अब हटो यहाँ से, तो अब टेंशन नहीं है। लेकिन पहले बहुत लोग मर रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है, क्या बच गया है, हैं? क्या करें कल, इसको खत्म करते हैं। ज्वालामुखी ऐसा होता है, देखो यहाँ पर मैग्मा, यहाँ पर ये आकर पिघल रहा है, पिघल रहा है, तो यहाँ पर लाल हो गया है पूरा, और ये सब यहाँ पर मैग्मा है, ये आपका मैग्मा। और कहीं से इसको जगह मिला, फॉल्ट मिला, तो ये चलता चला गया, उठता चला गया। क्योंकि क्या होता है ना, ये एक तरह लोहा हुआ समझ लीजिए, लोहा चट्टान तरह तरह खनिज धरती के अंदर, ये सब जब पिघल रहा होता है, पिघल जाता है, तो उसका तापमान तो जानती है कि बढ़ा होगा। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये सब चीज फैलता है। अब आपको सोचा क्यों ऊपर जा रहा है भाई, ऊपर क्यों जा रहा है, इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तापमान जैसे बढ़ेगा ना, वो गला हुआ एकदम लाल लाल मैग्मा होता है, और वो क्या होता है, जैसे ही गर्म होता है ना, वो फैलता है, फैलेगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, जहां उसको जगह मिला वहां से निकल जाएगा वो, तोड़ते उड़ते भूपर्पटी को तोड़ते उड़ते ऊपर निकल जाएगा। यही पूरा, अच्छा ये भी है, ये भी सब मैग्मा ही है। जहां जहां दरार होगा धरती में, वहां वहां जाके ये जम जाता है। देखिए यहां से उठा है यहाँ, लेकिन इधर भी गैप है, उसको तो इधर जाने का मौका मिल गया तो चला गया, कुछ इधर चला गया तो इधर चला गया। इसी सबसे तो खुदाई होती है, तो सोना चांदी सब कहाँ से निकलता है, यही सबसे निकलता है, इसी सब में से। और धरती के अंदर ये है, और मान लो कि यहाँ आ गया और पता चल गया कि यहाँ पे है, तो यहाँ से लोग खुदाई करके निकालेंगे, कुछ वैज्ञानिक को जो पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारा लोहा हुआ है, तो ये सब आता कहाँ से, एल्युमिनियम सब खुदाई करके निकाला जाता है, लोहा खुदाई करके निकाला जाता है। तो सब वैज्ञानिक को पहले पता लगाते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं, उसके बाद खुदाई करते हैं, तो वो सब आता कहाँ है। हम तो कल उस दिन पढ़े थे कि हम 12 किलोमीटर से अधिक खुदाई नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो हमको तो ये ऊपर लाता कौन है, ये सब तो बहुत नीचे रहता है, कोर ओर में रहता है, कोर में रहेगा, मेंटल में रहेगा। ये सब कहाँ मेंटल, ये सब जितना सा धातु होती है ये कोर मेंटल में छुपे होते हैं, ऊपर होते नहीं है, ये कोर ओर में होते हैं। तो ये ऊपर कैसे आ रहा है, हम खुदाई कैसे कर पा रहे हैं, क्या हम 51 किलोमीटर तक चले जाएंगे, क्या हम 29 किलोमीटर तक नीचे चले जाएंगे खुदाई करके, नहीं जा सकते हैं। यही ज्वालामुखी थी तो लाता है, ज्वालामुखी के फायदे भी हैं, यही सब लाता है। और यही जब एक बड़ा क्या करता है, जैसे ये विस्फोट होगा धरती पर आएगा, तो यहाँ से ये आपका जो मैग्मा है अब ऊपर जैसे ही आया तो इसको हम लावा कहते हैं। इसी मैग्मा का नाम क्या चेंज होता है, लावा। और ये लावा जो है चूंकि बहुत गर्म होता है और धरती पर जैसे ही आता है ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा अगर ऐसे ही रह गया तो पहाड़ बन गया, पहाड़ बन गया, नहीं तो मतलब और कुछ बनेगा, पहाड़, यही सब है, यही सब है। हाँ ये देखो यहाँ पे जैसे ये आ रहा है ना, ये एक प्लेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और एक प्लेट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ जो जो मुड़ाव होता है ना दोनों में, तो वहां का जो भी पदार्थ होता है ये सब उठता है ऊपर, ये सब ऊपर उठता है, और लगातार ये धंस रहा होगा तो लगातार वहां से और ऊपर उठ रहा होगा। हिमालय आज भी उठ रहा है, हिमालय पर्वत जो है आज भी ऊपर उठ रहा है। तो जितने सारे अवसाद होते हैं ना, जो वहां पर जो भी मतलब जीवाश्म वाष्म होते हैं जितने सारे, वो सब जब प्रेशर पड़ता है ना तो ऊपर उड़ते हैं। मान लीजिए कोई आप कुछ ऐसा ले लीजिएगा, मान लीजिए आटा उटा गूंथे हैं, तो 2 आटा लीजिएगा, 2 आटा का,
और उसको गोल बना लीजिएगा डंडा जैसा, और दो को सटाइएगा, दबाइएगा पूरा, देखिए बीच में से उठेगा कि नहीं उठेगा। तो वैसा ही पृथ्वी के साथ भी होता है। हाँ हाँ, अभी भी पड़ रहा है, अभी भी पड़ रहा है, इसलिए हिमालय उठ रहा है। हाँ मतलब थोड़ा सा जमीन तो जो है कॉन्टिनेंट जो है प्लेट है वो धंस ही रहा हो, तो कम ही होगा, लेकिन ये रफ्तार बहुत धीमा है, लेकिन हो रहा है, आज भी हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, छोटी तो है नहीं। हम लोग अभी कहाँ, मतलब कि आप लोग मैक्सिमम कहाँ तक घूमे होंगे, बताइए कहाँ तक घूमे हैं? बिहार में ही? अदर स्टेट? आप कहाँ से, किस जिला से हैं? सुपौल? कहाँ से? कौन जिला है? दोनों ही सुपौल से ही है? आपका छपरा? आपका गोपालगंज? अच्छा, मेरा सीवान घर है। ठीक है। हाँ हाँ, तो ये चीज़ है। तो अभी आप लोग कितने शहर घूमे होंगे, कितने राज्य घूमे होंगे? देश घूम लिए हैं? 3 स्टेट कौन कौन? हाँ, उड़ीसा? नेपाल में पास में है तो वहाँ चले गए पड़ोसी के नाते। आप लोग? यूपी और भूटान? भूटान गई हैं? यूपी में कहाँ? कहाँ से? बनारस? बनारस के आसपास? बनारस वाले जन्म आप? बंगाल? और कानपुर यानी उत्तर प्रदेश? हम्म। तो मतलब अभी समझ रहे हैं कि हम लोग इतने दूर जाने में लगता है कि कितना दूर आ गए हैं आपको। तो अब इंडिया कितना बड़ा है, एक देश इतना बड़ा है, इंडिया से कई गुना बड़े बड़े सब देश हैं। जैसे रूस हो गया, रूस का तो मतलब लगता है कि उसका जमीन खत्म नहीं होगा, सबसे बड़ा देश है। चाइना उससे बड़ा है, अमेरिका हमसे बड़ा है। अभी हम इंडिया के एक छोर से दूसरे छोर भी नहीं गए हैं, तब इतना बड़ा है। तो हम लोग केवल मैप में देखने से क्या लगता है कि भाई तो छोटा देश है, तो घट जाएगा, ये हो जाएगा। वही ना, अभी पूरा दुनिया पे घूमना हुआ तो कितना मुश्किल चीज है। और वो भी आज पूरा भी जहाज है तब ये दशा है, जहाज नहीं तो कोई आदमी एक चक्कर भी नहीं लगा पाएगा ठीक से, इतना बड़ी पृथ्वी है। वो भी देखिए कि हमारी धरती पर 2/3 जमीन है, पहले 30% जमीन है और 70% पानी है। हम खाली जमीन जमीन पर भी नहीं घूम पाते हैं। जमीन मतलब पूरा देश हो गया, पूरे विश्व सब देश हो गया, हम सब देश भी नहीं घूम पा रहे हैं। पैसा भी हो जाएगा तो मतलब कि आप घूम सकते हैं, पैसा होगा तो, लेकिन एक चीज है ना कि हम ये एहसास करना चाह रहे हैं कितना बड़ा है ये चीज है, ये हम बताना चाह रहे हैं। अब हम लोग मान लीजिए कि यूपी के उस कोना से बिहार के इस कोना पाना हो तो क्या होगा, समझ रहे? लगा कितना दूर हो गया, 2 दिन लग जाएगा ट्रेन से आने में, तो ट्रेन उतना स्पीड चल रही है तब उसको टाइम लग जा रहा है। तो धरती बहुत बड़ा है, जब इसको महसूस कीजिएगा। अब पटना ही इतना बड़ा, जब एरोप्लेन पर चढ़िएगा तो पूरा पटना दिखेगा इतना बड़ा है। सिवान में? हाँ बना है, सिवान में बना है। तो वो चीज़ें हैं सब यहाँ पे कि हम लोग जब आप गंगा पुल पार करते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि नदी कितना लंबा दिखाई दे रही है, जबकि वो नदी बहुत बड़ी नहीं है गंगा नदी, ठीक है, मतलब चौड़ाई की बात कर रहे हैं, बहुत उतना ज़्यादा बड़ी नहीं, उससे भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं विश्व में। और वही नदी हम लोग पुल पर से कितना भयंकर लगता है। अब बरसात के दिन में जब पार आप घर आप जाते होंगे तो पुल से ही जाते होंगे पार करके, तो देखते हैं कितना पूरा पानी वानी भरा रहता है, तो लगता है कितना चौड़ा नदी है, कितना है बताइए। तो ये सब चीज़ें होता है, उस सब चीज़ का भी फील कीजिएगा, धरती कितना बड़ा है, कितना ये सब चीज़ें हैं। तब वहाँ से क्या होता है, लगता है कि नहीं बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है। हम लोग तो ऐसे पढ़ ले रहे हैं। हम लोग हिमालय, अब कभी माउंटेन एरिया में आप लोग गए हैं, पहाड़ी इलाका में? भूटान तो गए होंगे, तो वहाँ पे तो पहाड़ वहाड़ होगा। कहाँ? नेपाल? नेपाल तो मतलब खैर गढ़ है पहाड़ का, वो पूरा पहाड़ी है, पहाड़ है। मैं उत्तराखंड गया हूँ, तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड जो है सबसे लोअर पहाड़ है, मतलब हिमालय के 3 श्रेणी बांटा गया, हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो, ठीक है। तो बीच वाला जो भाग है ना, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय कहते हैं, वो सबसे ऊंचा है। और उत्तराखंड आता है तो शिवालिक का भाग है, तो ये सबसे छोटा हो जाता है उत्तराखंड। और शिवालिक जब वहां हम गए तो पहाड़ मतलब इतना बड़ा बड़ा दिखता है कि हम लोग उसके सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। ये सब जो घटना घट रहा है, ये पहाड़ बन रहा है, ये सब छोटा मोटा घटना थोड़ी है। हम लोग के मतलब साइज औकात के हिसाब से तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ना।
और लाखों करोड़ों सालों में होता है, धीरे धीरे ये सब होता रहता है। ये सब चीजें हैं, ये सब जानने से ये, जब आप कभी पहाड़ी इलाका में जाइएगा तब दिमाग में आएगा ज्वालामुखी, प्लेट टकराई होगी यहाँ पे तो ये उठा होगा, ठीक है। तो अब जो है ये सब चीज, कुछ चीजें पढ़ने से ये भी होता है कि आपको जानकारी मिलता है पहाड़ ये सब कैसे बन जाते हैं। कई बार जानकारी होता है तो आप वहां से अपना सुरक्षा भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो तो, ठीक है। ज्वालामुखी में कई ऐसे ज्वालामुखी है जो हमेशा उसमें से क्या होता है, लावा निकलता रहता है, ये हमेशा निकलता रहेगा, ठीक है। तो वो चीजें होता है यहाँ पे। तो ज्वालामुखी एक ऐसा होता है, मतलब आपको एक फिगर दिखाया गया है जस्ट समझने के लिए। और जितना चीज यहाँ पर दिखाया गया है ना, जो फिगर में आपको दिख रहा है, इसी को हम कैसे ड्रेन, एसिड नहीं, वो तो और भी है। हाँ, सल्फर इसमें होता है, सल्फर भी निकलता है। जब ये निकलता है ना तो यहाँ से बहुत चीज निकलता है, यहाँ से। अच्छा पूछेगा, ये सब चीजें हैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि इसमें से क्या क्या निकलता है, लिस्ट दे दिए हैं, पढ़ लीजिए यहाँ से। ये ज्वालामुखी निकलते समय क्या कौन कौन सा पदार्थ निकलता है। तो एक तो लावा जो निकलेगा जिसमें बहुत सारे खनिज होता है, फिर गैस निकलेगी। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी फटता है कहीं पे तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस निकलती है, तो पानी निकलता है। पानी का जो ये बोलते हैं ना हम लोग जलवाष्प, क्योंकि गर्म है, वो वेपर अवस्था में भाप है वो, तो सबसे ज्यादा भाप जलवाष्प निकलता है। कोई गैस का नाम मत लीजिएगा, ऑप्शन में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे तो जलवाष्प निकलता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा है परीक्षा में। तो यहाँ पर हम लोग को बस यही सब देखना है। फिर से आपको बाकी सब गैसें निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ज्वालामुखी राख, लैपली, ये कुछ पदार्थ होते हैं, फ्यूमिस होता है, पायरोक्लास्ट याद रखिएगा, जो बड़े बड़े चट्टान उससे निकलता है, उसको क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो ये सब पदार्थ हैं, ठीक है। तो अगर इससे सवाल अब बने पूछेगा परीक्षा में तो हो जाएगा, बन जाएगा। तो अभी ज्योग्राफी में आप लोग को दिक्कत कहाँ हो रहा है ये बताइए। अब हम आप लोग को एक नया चीज शुरू करने वाला है कि जो भी किताब आपके पास होगा, तो किताब में आप लोग को लूसेंट सबके पास होगा, है लूसेंट सबके पास होगा। लूसेंट से हम लोग रोज आपको टॉपिक देंगे, एक छोटा टॉपिक कोई दे देंगे, उसको आपको पढ़ के याद करके आना है। शुरुआत के 15 मिनट या लास्ट के 15 मिनट उसी से हम पूछेंगे और आप लोग को बताना होगा, ठीक है। तो कल सभी लोग लूसेंट लेकर आइएगा। कल कौन दिन है, सैटरडे। हाँ क्लास चलेगा, क्लास चलेगा। सैटरडे क्लास नहीं चलता था क्या? नहीं नहीं चलेगा। आप लोग कहीं जाना नहीं ना है? हाँ तो आइए, कोई तो है। हाँ तो जो जो जितने लोग भी रहेंगे हैं, यही टाइम रहेगा। आप पूछ लिए सर पढ़ाएंगे, अगर सर नहीं पढ़ाएंगे तो 9 बजे से, अगर सर नहीं पढ़ाएंगे तो 9 बजे से। हाँ सर से हम बात कर लेते हैं, आइए तो पढ़िए लो पूरा, और नहीं तो केवल ज्योग्राफी करना तो 9 बजे से। मेरा क्लास तो यही टाइम रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ भी काम करता हूँ ना, तो मुझे उस टाइम पे जाना पड़ता है।